हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे नीट यूजी काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि नीट यूजी काउंसलिंग के जो डेट हैं वो आ गई हैं। तो अब नीट यूजी का काउंसलिंग हम करेंगे कैसे, उसके लिए प्रोसीजर क्या होगा। जैसे कि कुछ सारे प्रोसीजर ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि फ्री एग्ज़िट क्या होता है, एग्ज़िट विद फॉरफिट क्या होता है, कब हम एग्ज़िट कर सकते हैं, किस में फ्रेश रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, किस राउंड में हमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो काउंसलिंग फ़ीस है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस वो क्या है, सिक्योरिटी फ़ीस क्या है, वो भी हम इस बारे में इस वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। वो तो सारी चीज़ें, और लास्ट में डिस्कस कर लेंगे ये भी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है काउंसलिंग के लिए, और काउंसलिंग के बाद जो एडमिशन कॉलेज में लेंगे तो उस टाइम पे हमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आज बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोसेस क्या क्या रहेंगे। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि जब हम काउंसलिंग स्टार्ट करेंगे तो हमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो साइट होगी ऑफिशियल वेबसाइट, वो होगा मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, जो कि जिसको शॉर्ट में हम MCC भी बोलते हैं। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जो काउंसलिंग प्रोसेस होती है, सब कुछ इसी साइट के थ्रू आएगा। जो कि साइट टोटल क्या है, ये साइट जो है हमारा www.mcc.nic.in है, ठीक है ना। इस साइट पे हम जाएंगे और जो सारी नोटिफिकेशन, जो रजिस्ट्रेशन, लॉगिन प्रोसीजर होगा, सब के सब इसी MCC साइट के थ्रू होगा। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट आपको नोट कर लेना है, ठीक है ना। और इसी वेबसाइट के थ्रू आपको सारे प्रोसीजर को आगे फॉलो करना है, ठीक है। और इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो जनरली हम MBBS और BDS इन दो काउंसलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आयुष जो काउंसलिंग है उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। जो आयुष और जो स्टेट काउंसलिंग होती है उनके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में हम ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो भी काउंसलिंग होती है सिर्फ उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। स्टेट कोटा जो होती है वो हर स्टेट की अपनी अलग अलग होती है, बट उसमें भी जो प्रोसीजर होता है ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बट थोड़ा सा बस डिफरेंस होता है। तो उनको हम अलग वीडियो में एक दूसरे वीडियो उसके लिए बनाएंगे। इसमें हम सिर्फ MBBS और BDS सीट के लिए हम, वो भी कौन सी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ठीक है। गवर्नमेंट मेडिकल, प्राइवेट के लिए भी सेम होगा, मतलब गवर्नमेंट के लिए हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, प्राइवेट के लिए कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमें क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। पहले तो जो काउंसलिंग प्रोसेस होते हैं आपको पता है, इसमें हम BDS और MBBS के लिए जब बात कर रहे हैं तो इसमें ऑल इंडिया कोटा के थ्रू 15% काउंसलिंग सिर्फ होती है, ठीक है। मीन्स जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो सीट हमें मिलती है, सिर्फ दूसरे, जैसे कि कुछ बच्चे अपने ही स्टेट में अगर सीट लेना चाहते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, तो वो स्टेट कोटा के थ्रू भी जा सकते हैं, ठीक है। और अगर उन्हें किसी दूसरे स्टेट में कॉलेज चाहिए, जैसे कि अगर कोई यूपी के है और उन्हें अगर दिल्ली में कॉलेज चाहिए, या फिर उन्हें किसी अदर स्टेट में राजस्थान में कॉलेज चाहिए, तो वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही उनको जाना पड़ेगा। इनको शॉर्ट में हम AIQ लिखेंगे, ठीक है। ऑल इंडिया का कोटा के थ्रू जो 15% सीट होती है, 15% सीट का मतलब अगर किसी मेडिकल कॉलेज में 100 सीट है तो इसमें से सिर्फ 15 सीट हमें ऑल इंडिया कोटा के थ्रू मिलेगा, और जो बाकी के 85 सीट होगा वो हमें स्टेट कोटा के थ्रू मिलेगा। मीन्स कि जो उस स्टेट का डोमिसाइल होंगे, मतलब जो उस स्टेट के रहने वाले होंगे, उन्हीं को वो 85 सीट मिलेंगे, ठीक है ना। तो पहले हमें ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जाना होगा। अगर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सीट नहीं मिलती है तो हम स्टेट कोटा के थ्रू भी जा सकते हैं, ठीक है। तो हम इस वीडियो में ऑल इंडिया कोटा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऑल इंडिया कोटा जो होता है, MCC काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा, इसमें हम कौन कौन सी सीट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो जो कुछ कॉलेज हैं जिसमें 100% सीट मिल जाती है, जैसे कि एम्स, जिपमर, ठीक है ना। और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है मेनली BHU एंड AMU, ये दो यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिनमें 100% जो सीट होती है ना वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू मिलता है, ठीक है। ये जो, और जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, डीम्ड यूनिवर्सिटी जो मिलती है सीटें, वो भी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही मिलती है, ठीक है। बाकी जो AFMC है, ESIC कोटा है, और स्टेट गवर्नमेंट सीट की सिर्फ 15%, ये ध्यान रखना है, सिर्फ 15% स्टेट गवर्नमेंट सीट्स की जो कॉलेज होती हैं हमें MCC ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के थ्रू मिलता है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखना है कि किस काउंसलिंग के थ्रू हमें कौन से किस स्टेट का कॉलेज मिल सकता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसीजर क्या होगा। तो प्रोसीजर से पहले हमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस जाननी होगी कि किस कैटेगरी में कौन सी रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी की पड़ेगी, ठीक है ना। इसमें हम फ़ीस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ कैटेगरीज़ को ऑल इंडिया कोटा के थ्रू डीम्ड यूनिवर्सिटी, उनके लिए अलग अलग मैंने बना दिया है किस में कौन सी फ़ीस लगेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ऑल इंडिया कोटा और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की BHU
और AMU, इनकी बात हो रही है, ठीक है ना। BHU MU इन सब सीटों के लिए जब हम जाएंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व मतलब जनरल EWS दोनों आते हैं, ठीक है। तो इसमें जो काउंसलिंग फ़ीस होगा वो 1000 रुपीज़ होगा। 1000 ये नॉन रिफंडेबल होते हैं, जो भी काउंसलिंग फ़ीस होगा ना ये नॉन रिफंडेबल। जैसे कि अगर अपने कॉलेज आपको नहीं मिला, ये आपको फ़ीस नहीं मिलेंगे, मतलब कि ये जो दे देंगे वो दोबारा नहीं मिलेगा। और एक होता है सिक्योरिटी फ़ीस। सिक्योरिटी फ़ीस क्या होता है कि जो हम अगर कॉलेज मिल गया तो फिर तो ये हमारे फ़ीस में ये कट जाएगा, बट अगर कॉलेज नहीं मिला तो ये फ़ीस, अगर हम जो भी काउंसलिंग से एग्ज़िट कर रहे हैं तो अगर कोई कॉलेज नहीं मिला तो हमें ये सिक्योरिटी फ़ीस बाद में वापस मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये सिक्योरिटी फ़ीस होता है। तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अनरिजर्व के लिए 1000 काउंसलिंग फ़ीस है जो कि नॉन रिफंडेबल, और 10,000 क्या है, रिफंडेबल है, ठीक है ना। और जो OBC SC ST और PWD कैटेगरी है इनके लिए काउंसलिंग फ़ीस 500 रुपये है और 5000 सिक्योरिटी फ़ीस है। बाकी जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में जो कोई भी कैटेगरी हो, ऑल कैटेगरीज़ के लिए काउंसलिंग फ़ीस 5000 जो कि नॉन रिफंडेबल है, और जो सिक्योरिटी फ़ीस है वो 2 लाख है, ठीक है ना। मीन्स 2 लाख सिक्योरिटी फ़ीस उनको डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है फ़ीस के बारे में डिस्कस हो गई। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, अब यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो हमें जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन एलिजिबल होंगे और उसमें क्या प्रोसीजर होगी, शुरू से लेकर स्टेप 1 2 3 हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में सबसे पहले वही कैंडिडेट्स एप्लीकेबल होंगे जो कि क्वालिफाइड मार्क्स से ऊपर हैं। जैसे कि कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड फॉर नीट 2024 and want to participate in NEET All India Quota Counseling process have to register online on the official website। आपको ऑफिशियल वेबसाइट www.mct.nic.in पे जाना है, ठीक है ना। और उसी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको लॉगिन करना है, ठीक है ना, पहली चीज़। दूसरा क्या है कि कैंडिडेट्स नीड टू फिल द रिक्वायर्ड डिटेल्स। अब जब लॉगिन कर लेंगे तो जो भी उसमें डिटेल्स मांगेगा, अब डिटेल्स क्या क्या मांग सकता है, नेम, रजिस्ट्रेशन, मोबाइल नंबर हो सकती है, पर्सनल डिटेल, अपनी जो भी पर्सनल डिटेल, एड्रेस वगैरह, फिर एकेडमिक डिटेल, एकेडमिक डिटेल्स में 10th और 12th की डिटेल मांग सकता है, ठीक है। और उसके बाद से जो अदर डिटेल्स मांगेगा, जो भी मेंशन होगा उन सबको हम फिल करेंगे, ठीक है ना। एंड उसके बाद से नीट रिजल्ट की रैंकिंग, ये सारी चीज़ें जो अभी पब्लिश हुई है न्यू रिज़ल्ट, उनको उसके बेसिस पे सारे रिजल्ट आपको फिल करना है, ठीक है ना। जो न्यू रिजल्ट पब्लिश हुई है उसी मार्क्स को आपको और उसी रैंक को फिल करना है। फिर लिखा है कि द कैंडिडेट्स ऑल्सो हैव टू पे नीट काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस। और जैसे ही आप ये सारी डिटेल्स फिल करेंगे तो तुरंत उसके बाद आपको नीट रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी वहीं पे पे करनी होगी, ठीक है ना। और जैसे ही आप नीट रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे कर देंगे तो आप काउंसलिंग के लिए लॉगिन कर लिए, मतलब आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पहला स्टेप डन कर लिया, ठीक है ना। जब आप पहली स्टेप डन कर, इनको बहुत डिटेल्स और ध्यान से भरिएगा, मतलब 10th और 12th के मार्कशीट के जो नेम की स्पेलिंग, हर चीज़ को बहुत केयरफुली से भरना है, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को केयरफुली फिल करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप किस पे मूव कर जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप मूव कर जाते हैं, सॉरी ये स्टेप नंबर 2 है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, चॉइस फिल करते हैं। मीन्स कि हम कॉलेज की चॉइस फिल करते हैं कि कौन सा कॉलेज हमारे लिए बेस्ट है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो भी आपके मार्क्स का रेंज है, आप एक बार कट ऑफ देख लीजिएगा, आप किस कॉलेज के कट ऑफ के रेंज में, ठीक है ना। उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, तो आप उस वीडियो को मैं इस लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उस वीडियो को डिटेल देख सकते हैं कि कौन से कॉलेज के लिए जो कट ऑफ है, मतलब लास्ट ईयर के फाइनल जो मतलब 3rd राउंड के बाद जो रैंकिंग थे उसके बेसिस पे मैंने एक वीडियो से बना रखा है वीडियो कि कौन से कॉलेज के लिए फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है। वो एक्सपेक्टेड है, मीन्स ज़रूरी नहीं कि वही एक डिटेल होगा, एग्जैक्ट नहीं हो सकता है, बट उसी के आसपास होगा। तो आप उसमें जाके देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप चॉइस फिल कर सकते हैं। तो चॉइस फिल करने के बाद आपको देखना होगा कि मतलब कौन कौन से कॉलेज में, ऐसा नहीं कि आपके मार्क्स जैसे 600 हैं या फिर 550 हैं और आपने एम्स दिल्ली भर दिया, मौलाना आज़ाद कॉलेज भर दिया, तो वो क्या कि वो सही नहीं है। मतलब कि वही कॉलेज भरे जो कि आप एलिजिबल हो जिस कॉलेज के लिए, ठीक है। तो इसमें प्रोसीजर क्या होगा, पहला होगा कि लॉग इन टू द काउंसलिंग वेबसाइट यूजिंग द रजिस्ट्रेशन क्रेडेंशियल। मतलब जैसे आपने फर्स्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट किया था, उसमें आपको लॉगिन और यूज़र आईडी सब कुछ मिल गया होगा, उसको आप लॉगिन करेंगे काउंसलिंग वेबसाइट जो MCC की ऑफिशियल वेबसाइट होती है, वहाँ से जाके लॉगिन करेंगे, ठीक है ना। लॉगिन करने के बाद आपको जाना होगा चॉइस फिलिंग सेक्शन में, चॉइस फिलिंग सेक्शन में जाएंगे, फिर वहाँ से आप सर्च करेंगे जो भी कॉलेज की लिस्ट अवेलेबल होगा वहाँ से, उसको कॉलेज को लिस्ट को आप देखेंगे,
फिर आप अपना कट ऑफ को एक बार देखेंगे कि हमारी कट ऑफ किस कॉलेज के रेंज में आ रही हैं, उनके थ्रू अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप उसको फिल कर सकते हैं। लिखा है ना, तो सेलेक्ट द प्रायोरिटीज़ योर प्रीफर्ड चॉइस, तो जो आपकी प्रीफर्ड चॉइस होगी, जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, जिसके रेंज में आप हैं, उनको फिल कर दीजिएगा, ठीक है ना। और लास्ट में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, सेव एंड लॉक द चॉइस बिफोर द शेड्यूल डेट एंड टाइम। जब आप सारे चॉइस को फिल कर लेंगे, उसके बाद से चॉइस को लॉक करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लॉक करने के बाद उसको शेड्यूल और टाइम से पहले, जो डेट दे रखी है शेड्यूल टाइम कि इस डेट तक कर सकते हैं, उससे पहले आपको करके लॉक कर देना है, ठीक है ना। ये स्टेप 2 है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेप 1 के बाद। उसके बाद आता है नीट यूजी सीट अलॉटमेंट। जैसे आपने लॉक करके छोड़ दिया, अब उसके 1-2 दिन बाद जब भी रिजल्ट का डेट आएगा, वो सीट अलॉटमेंट के लिए एक रिज़ल्ट आएगी, ठीक है ना। आप जाके MCC पे लॉगिन करेंगे साइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे, और देखेंगे कि आपको सीट अलॉट हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे कुछ लिखी हुई है, उसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैंडिडेट मस्ट लॉग इन एंड डाउनलोड देयर सीट अलॉटमेंट लेटर्स एज सुन एज दे आर रिलीज। जैसे रिलीज होगा आपको डाउनलोड करना होगा जो सीट अलॉटमेंट लेटर्स होगा उनको, ठीक है ना। एंड उसके बाद से अब फ्री एग्जिट इज़ अवेलेबल इन द फर्स्ट राउंड। जो फर्स्ट राउंड होती है ना, उसमें फ्री एग्जिट अवेलेबल होता है, वाइल अ 4 फीटर एग्जिट इज़ अवेलेबल इन द सेकेंड राउंड। और 4 फीटर एग्जिट होता है सेकेंड राउंड में। अब ये फ्री एग्जिट 4 फीटर एग्जिट होता क्या है, इनको पहले हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है फ्री एग्जिट और क्या होता है 4 फीटर, इनको पहले हम यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं। जैसे पहला है कि फ्री एग्जिट ओनली फॉर फर्स्ट राउंड। जो फ्री एग्जिट होता है ना, ये सिर्फ फर्स्ट राउंड में ही होता है, ठीक है ना। अ कैंडिडेट असाइंड अ सीट इन राउंड 1 who does not join or report to the college to which they have been assigned would not be penalized। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई कैंडिडेट फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गया है, ठीक है, बट वो उस कॉलेज में ज्वाइन करना नहीं चाहता है, जैसे उसको ये लगता है कि मुझे इस कॉलेज में नहीं जाना, इससे भी और अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं, या फिर वो अपने स्टेट में जाना चाहता है, मतलब अपने एक प्रीफर्ड चॉइस में कॉलेज में जाना चाहता है, और जो सीट अलॉट हुई उसमें जाना नहीं चाहता है, तो वो फ्री एग्जिट वहाँ से कर सकता है और उसको कोई पेनलाइज नहीं होगा। मीन्स कि उसका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा वो फॉरफिटेड नहीं होगा। फॉरफिटेड मतलब कि उसको वापस मिल सकता है, ठीक है ना, या फिर वो सेकंड राउंड के लिए जा सकता है वहाँ से, ठीक है, मतलब फ्री एग्जिट कर सकता है वहाँ से विदाउट फॉरफिटेड, ठीक है ना। कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल फॉर फर्दर राउंड, वो आगे के राउंड्स के लिए एलिजिबल है, ये होता है फ्री एग्जिट। और एग्जिट विथ फॉरफिटर क्या होता है, फॉरफिटर क्या होता है, तो अगर कैंडिडेट को सीट अलॉट हो गया, ठीक है ना, इन राउंड 2 बट डज नॉट इंटेंड, ये राउंड 2 में होता है, ठीक है ना, एग्जिट विथ फॉरफिटर राउंड 2 में जनरेट होता है, बट डज नॉट इंटेंड टू टेक सीट। अगर उसको राउंड 2 में सीट अलॉट हो गया बट वो सीट लेना नहीं चाहता है, ठीक है, देन दे कैन स्टिल एग्जिट, वो तब भी वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, बट उसके बदले में उन्हें एक लॉस करना पड़ेगा। लॉस क्या है, विथ फॉरफिचर, मीन्स कि उसने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट किया है, जो भी 10,000 है 5,000 जो भी अमाउंट है, वो उसको वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर सीट अलॉट हो गया तो फिर लिखा है ना, लूजिंग द सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट विद इन द गिवन पीरियड, ठीक है ना, वो जो सिक्योरिटी फीस है वो वापस नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसे सीट अलॉट हो गया, या तो वो जाके एडमिशन लेना पड़ेगा कॉलेज में, या फिर अगर छोड़ेगा तो फिर वो, और वो फर्दर राउंड के लिए एलिजिबल भी नहीं है। तो आपको बहुत केयरफुली से जो भी कॉलेज भरना है, जो भी चॉइस फिलिंग होगी, बहुत केयरफुली, मतलब इतना केयरफुली से भेजिए, फिल कीजिए कि आपको लगे कि हाँ ये कॉलेज मिल जाए तो मैं ले लूँगा, ठीक है ना। तो चॉइस फिलिंग है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पूरे काउंसलिंग का, ठीक है। अगर आपने सही से चॉइस फिलिंग नहीं किया है तो उसको आपको बहुत अच्छे से, मीन्स अगर सही से चॉइस फिलिंग नहीं किया है तो आपको सिक्योरिटी जो मनी होती है वो लॉस भी करनी पड़ सकती है, इन केस आपने एडमिशन नहीं लिया तो, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने एक कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बना रखा है, आप जाके इनके इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूँगा, आप जाके उसको एक बार देख सकते हैं, ठीक है ना, और फिर उसके बाद से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब जो प्रोसेस होता है कि राउंड 1 राउंड 2 क्या होता है, उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर कोई कैंडिडेट राउंड 1 में गया, ठीक है ना, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू राउंड 1 में, और राउंड 1 में उसको सीट जो है मिला बट वो लेना नहीं चाहता है, ठीक है ना, वो स्टेट राउंड के थ्रू जाता है। ये जो डेट होती है ना, ये ओवरलैप नहीं करती है, मतलब कि अल्टरनेट होता है। अगर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू 1 में, अगर ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 में अगर सीट मिल गया बट वो उसके थ्रू एडमिशन लेना नहीं चाहता है, तो स्टेट कोटा में राउंड 1 में जा सकता है। अगर वहाँ भी नहीं मिला फिर वो राउंड 2 में जा सकता है, ठीक है ना। और राउंड 2 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे अगर जो चॉइस फिलिंग होती है ना, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना, यहाँ पे चॉइस फिलिंग, क्योंकि यहाँ पे अगर चॉइस फिलिंग गलत हो गई ना, तो अगर आप कॉलेज नहीं लेंगे तो फिर आपको यहाँ पे
जो सिक्योरिटी मनी होगा वो आपको लॉस करना पड़ेगा, मीन्स नहीं मिल सकता है, ठीक है ना। तो अगर हाँ अपग्रेडेशन भी करा सकते हैं, उसके लिए मैं एक प्रोसीजर पूरा एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, उसमें कैसे अपग्रेडेशन होती है, क्या प्रोसीजर होती है, उसके अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। तो ऑल इंडिया कोटा राउंड में भी 2 में भी अगर नहीं मिला तो आप स्टेट राउंड के राउंड 2 में जा सकते हैं। फिर अगर उसमें भी नहीं मिला तो आप ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में जा सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 या स्टेट कोटा राउंड 3 जो होता है ना, उनको हम मॉप ऑफ राउंड बोलते हैं, जनरली मॉप ऑफ राउंड के नाम से जाना जाता है। और अगर उसमें भी नहीं मिला तो आप लास्ट में ऑल इंडिया कोटा के स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जा सकते हैं। अब इसके प्रोसीजर क्या होता है, मतलब ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कब हम एग्जिस्ट कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, किस में फ्रेश रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, किस में नहीं पड़ेगी, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किस में फ्रेश रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, कौन से राउंड में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अलग से मैं वीडियो बनाऊँगा उसकी डिटेल से, ठीक है ना। तो उस वीडियो में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि हमें कौन से राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे, कौन से राउंड में अपग्रेड करा सकते हैं, कौन से राउंड में अपग्रेडेशन नहीं करा सकते हैं। तो आपको उसके लिए एक वीडियो 1-2 दिन में बना दूँगा, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद से जो नेक्स्ट प्रोसेस, ये सारे प्रोसीजर अच्छे से पहले एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद से काउंसलिंग स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से आता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना, ये सब के लिए मतलब कि एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, ठीक है ना, जब हम फॉर्म अप्लाई करेंगे काउंसलिंग का तब, और जब कॉलेज एडमिशन होगा वही, दोनों के लिए ये पूरा डिटेल्स मैंने जो लिखा हुआ है ना, ये दोनों टाइम पे इतना अवेलेबल आपको होना चाहिए, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स। उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, तो पहला डॉक्यूमेंट्स है क्लास 10th की सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्लास 12th की सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट होना चाहिए। तीसरा नीट फॉर्म का जो कन्फर्मेशन पेज है ना, वो भी आपको प्रिंट आउट करा के रखना पड़ेगा। नीट एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट चाहिए, और नीट स्कोर कार्ड जो अभी लेटेस्ट पब्लिक हुई है उसका आप स्कोर कार्ड लेके रख लीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में अगर आपको एडमिशन लेने जाना है तो कॉलेज में, तो वहाँ पे ये ज़रूरत पड़ेगी नीट सीट अलॉटमेंट लेटर, जो अलॉटमेंट लेटर आई है उसको आप एक बार डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, जैसे कि जनरल कैटेगरी में जनरल कैटेगरी में कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगती है, बट ओबीसी एससी कैटेगरी में एप्लीकेबल होता है, तो उन लोगों के लिए ये कैटेगरी सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है। फिर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वैसे मिनिमम 8 चाहिए, बट आप इसको रख लीजिएगा कम से कम 10 से 15 रख लीजिएगा अपने पास, उससे ज़्यादा रख लेंगे तभी ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फ़ोटोज़ लग जाते हैं, ठीक है ना। फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और माइग्रेशन, ये क्लास 12th की चाहिए। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये स्टेट काउंसलिंग के लिए होता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर स्टेट काउंसलिंग के थ्रू जा रहे हैं तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। और आईडी प्रूफ में कोई भी आईडी प्रूफ, जैसे आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। और गैप सर्टिफिकेट ये उनके लिए है जो ड्रॉपर्स है, जैसे अभी जो स्टूडेंट 12th पास किया उसने अगर एग्ज़ाम दिया तो उनके लिए गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट जिन्होंने ड्रॉप लिया हुआ है 1 साल 2 साल या जितने भी ड्रॉप लिए हैं उनको गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो आप गैप सर्टिफिकेट भी साथ में रख सकते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है ना। ये एडमिशन, कुछ चीज़ें एडमिशन के टाइम पे, जैसे कि ये नीट अलॉटमेंट लेटर और ये एडमिशन के टाइम पे ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। बाकी सारी चीज़ें आपको उसी टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट्स रखे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो प्रोसेस होते हैं कि कौन कौन से प्रोसेस हैं, फिर उस सारे और फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं, उनके लिए भी एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं, ठीक है ना। और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आप उनको एक बार जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उसको दोबारा से एक बार देख लीजिएगा, फिर उसके बाद ही चॉइस फिलिंग कीजिएगा, ठीक है। तो आज इतना ही पढ़ते हैं, आज इतना ही देखते थे ना। उसके बाद से नेक्स्ट हम वीडियो जो बनाएंगे वो पूरा प्रोसीजर कैसे, किस राउंड में कैसे जाना है वो उसका बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू।